कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ आप सब ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून में आप सभी का स्वागत करती हूँ। मेरा नाम समता है और बच्चों क्लास 11th में आपका सेल साइकिल और सेल डिवीजन के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं, जिसमें आपको मैंने ये बता दिया था कि जो सेल साइकिल होती है वो दो फेजेस उसमें होते हैं। एक तो होता है इंटरफेज और दूसरा होता है एम फेज यानी कि माइटोटिक फेज। तो आज हम माइटोसिस डिवीजन के बारे में पढ़ रहे हैं, जिसमें मैंने आपको कल प्रोफेज और एनाफेज के बारे में बता दिया था, प्रोफेज और मेटाफेज के बारे में बता दिया था। उसके बाद हमको एनाफेज और टीलोफेज के बारे में पढ़ना है और सिग्निफिकेंस ऑफ माइटोसिस पढ़ना है। तो माइटोसिस डिवीजन को समझने के लिए सबसे पहले आप माइटोसिस को समसूत्री विभाजन भी कहते हैं। तो जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो आपको पता है कि माइटोसिस डिवीजन के बाद यानी कि समसूत्री विभाजन के बाद जो सूत्रों की संख्या है वो समान ही रहती है। तो जब आप डायग्राम बनाएंगे, उसको डायग्रामेटिक रूप से जब रिप्रेजेंट करेंगे तो इस चीज का ध्यान रखेंगे कि वो समान ही रहेंगे। चलते हैं डिजिटल बोर्ड की तरफ और कल से आगे हम आज कंटिन्यू करेंगे। बच्चों, माइटोसिस डिवीजन में आपको मैंने बताया था कि 4 फेजेस में ये कंप्लीट होता है, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टीलोफेज। तो प्रोफेज में बात हो गई थी कि प्रोफेज में क्या होता है। प्रोफेज में जो है वो कैरियोकाइनेसिस की फर्स्ट प्रावस्था है और इसमें डीएनए के मॉलिक्यूल्स जो हैं वो बंद तो जाते हैं, लेकिन आपस में इंटरविंग्ड होने के कारण या गुंधे हुए होने के कारण क्लियर दिखाई नहीं पड़ते हैं, यानी कि स्पष्ट नहीं होते हैं। तो जो प्रोफेज की पहचान है, प्रोफेज की पहचान क्या है कि क्रोमोसोमल मटेरियल के कंडेंसेशन की शुरुआत जो है वही प्रोफेज की पहचान है। और क्रोमैटिन कंडेंसेशन के टाइम ही जो क्रोमोसोमल मटेरियल है वो आपका धीरे धीरे अनटेंगल्ड होने लगता है या स्पष्ट होने लगता है ना। और उसी समय पे जो सेंट्रियोल अपोजिट पोल की तरफ मूव करना प्रारंभ कर देता है। तो प्रोफेज जब कंप्लीट होने वाला होता है, स्टार्टिंग में क्या होता है, स्टार्टिंग में जो क्रोमोसोमल मटेरियल है वो अनटेंगल्ड होने लगता है और कंप्लीट होते होते क्या होता है, एक कॉम्पैक्ट माइटोटिक क्रोमोसोम बनके तैयार हो जाता है। जो क्रोमोसोम है आप सभी को पता है कि 2 क्रोमैटिड्स से मिलकर के बना होता है और आपस में सेंट्रोमियर से जुड़ा होता है। ठीक है, तो इंटरफेज के दौरान जो सेंट्रोसोम का डुप्लीकेशन होता है वहां पे ये यहाँ पे अपोजिट पोल्स की तरफ ये मूव करना स्टार्ट कर देता है ना। ये कल हम पढ़ रहे थे मेटाफेज के बारे में। तो मेटाफेज जो है ये माइटोसिस की दूसरी अवस्था है, यानी सेकेंड स्टेज ऑफ माइटोसिस है मेटाफेज। इसकी शुरुआत जो होती है उसमें न्यूक्लियर एनवेलप का जो कंप्लीट डिसइंटीग्रेशन होने लगता है उसके साथ होती है, जिसके कारण जो क्रोमोसोम सेल के साइटोप्लाज्म में फैले रहते हैं इनका कंडेंसेशन क्या होता है, मेटाफेज की शुरुआत में ही क्रोमोसोमल कंडेंसेशन जो है वो कंप्लीट हो जाता है या पूरा हो जाता है। ठीक है, मेटाफेज के दौरान क्रोमोसोम की मार्फोलॉजी का ही स्टडी अगर करना है तो जो मेटाफेज के दौरान ही कर पाते हैं, क्योंकि उस समय पे क्लियर तौर पे, सीधे तौर पे, साफ तौर पे माइक्रोस्कोप की सहायता से क्रोमोसोम्स को देखा जा सकता है। और उस समय पे क्योंकि मेटाफेज के दौरान क्रोमोसोम का कंडेंसेशन कंप्लीट हो चुका होता है, इसलिए क्रोमोसोम है वो एकदम स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ते हैं, उनको आसानी से देखा जा सकता है। तो मेटाफेज क्रोमोसोम आप सभी को पता है 2 सिस्टर क्रोमैटिड्स से मिलकर के बना होता है और आपस में किससे जुड़ा होता है, सेंट्रोमियर्स से जुड़ा होता है। ठीक है, इस फेज की क्या विशेषता है, इस फेज की विशेषता मैंने आपको बताया था कि इस तरह से इक्वेटर पे आके क्या हो जाता है, इक्वेटर पे आकर के सेट हो जाते हैं। जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो इक्वेटर पे आकर के सेट हो जाते हैं ना। और पोल्स के जो स्पिंडल फाइबर्स हैं ये काइनेटोकोर्स के द्वारा किससे जुड़े होते हैं, क्रोमैटिड्स से जुड़े होते हैं। अब क्रोमोसोम जिस प्लेन पर अलाइनमेंट होता है, क्रोमोसोम्स का जिस प्लेन पर अलाइनमेंट होता है इसको क्या कहते हैं, जिस प्लेन पर अलाइनमेंट होता है इसको मेटाफेजिक प्लेट कहते हैं। इसको क्या कहते हैं बच्चों, जिसको हम इक्वेटर समझ रहे हैं ये क्या है, ये मेटाफेजिक प्लेट है। जिस प्लेट पे सेट होता है क्रोमोसोम ये क्या कहलाता है, मेटाफेजिक प्लेट, मेटाफेजिक प्लेट कहलाती है। यानी जिस प्लेट पे
इक्वेटर बना के वो सेट होते हैं क्रोमोसोम्स, वो मेटाफेजिक प्लेट कहलाती है। अब मेटाफेज के जो की फीचर्स हैं, जिसको आप बिल्कुल ये समझे, उसमें क्या क्या होता है, केवल दो ही पॉइंट्स हैं। एक तो स्पिंडल फाइबर्स क्रोमोसोम के काइनेटोकोर्स से जुड़े हुए रहते हैं, और क्रोमोसोम्स इक्वेटर के और जाकर के मेटाफिजिक प्लेट पर क्या होता है, अलाइनमेंट कर लेता है अपना, अलाइन होकर पोल्स से स्पिंडल फाइबर द्वारा जुड़ जाता है। तो अगर हम इसको क्लियर तौर पे लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, मेटाफेज, मेटाफेज में क्या होता है, स्पिंडल फाइबर्स, नंबर 1 क्या होता है, स्पिंडल फाइबर्स क्रोमोसोम के किससे जुड़ जाते हैं, स्पिंडल फाइबर्स जो है वो क्रोमोसोम्स के काइनेटोकोर्स से जुड़ जाते हैं। ये काइनेटोकोर्स से जुड़ जाते हैं, काइनेटोकोर्स से जुड़ जाते हैं। और क्या होता है, दूसरी घटना क्या होती है मेटाफेज में, दूसरी घटना जो होती है कि क्रोमोसोम्स इक्वेटर की ओर जाकर, इक्वेटर की ओर जाकर मेटाफेजिक प्लेट पर मेटाफेजिक प्लेट पर व्यवस्थित होकर या अलाइन होकर के व्यवस्थित होकर पोल्स से, जो पोल्स हैं दोनों अपोजिट पोल्स हैं, तो पोल्स से स्पिंडल फाइबर्स के द्वारा जुड़ जाते हैं। स्पिंडल फाइबर्स के द्वारा जुड़ जाते हैं। तो इसमें जब आप पढ़ रहे हैं बच्चों, तो जो ये मेन वर्ड्स आ रहे हैं जैसे काइनेटोकोर्स है, स्पिंडल फाइबर्स है, या मेटाफिजिक प्लेट है, तो जब आप चीजों को ढंग से पढ़ेंगे तो आपको एक एक अगर स्ट्रक्चर के बारे में पता होगा तो आपको चीजें समझ में आ जाएंगी। क्या, क्रोमोसोम्स इक्वेटर की ओर जाकर मेटाफिजिक प्लेट पर व्यवस्थित होकर पोल्स से स्पिंडल फाइबर्स के द्वारा जुड़ जाते हैं। एक ये लाइन ही जब आप पढ़ रहे हैं तो आपके माइंड में इसका पिक्चर बन जाना चाहिए कि किस तरह से इक्वेटर पे मेटाफिजिक प्लेट पे यहाँ पे क्रोमोसोम्स ऐसे व्यवस्थित हो जाते हैं, अलाइनमेंट हो जाता है, और ये स्पिंडल फाइबर्स जो है इस तरह से पोल्स इस तरह से बन जाते हैं, है ना। इसमें इस तरह से क्रोमोसोम्स व्यवस्थित हो जाते हैं, अलाइनमेंट हो जाता है उनका, है ना, और एक प्लेट पर ही ये व्यवस्थित हो जाते हैं और स्पिंडल फाइबर से क्या होते हैं, जुड़ जाते हैं, और इस तरह से ये इक्वेटर पे कंप्लीट हो जाते हैं। इस ये फेज जो है क्या कहलाता है, ये ही फेज क्या कहलाता है, मेटाफेज कहलाता है। ठीक है, अब नेक्स्ट फेज क्या होता है, अब जुड़े हैं तो जुड़ने के बाद क्या है, माइटोटिक डिवीजन की हम बात कर रहे हैं, समसूत्री विभाजन की बात कर रहे हैं। तो इसमें क्या होगा, थर्ड फेज जो है वो क्या कहलाती है, थर्ड फेज कहलाती है आपकी एनाफेज। थर्ड फेज क्या कहलाती है, एनाफेज कहलाती है। तो थर्ड फेज ऑफ माइटोसिस, यानी कि समसूत्री विभाजन का जो तीसरी प्रावस्था है समसूत्री विभाजन की, समसूत्री
विभाजन की तीसरी प्रावस्था। समसूत्री विभाजन की तीसरी प्रावस्था कौन सी है? उसका नाम है बच्चों एनाफेज। क्या नाम है? एनाफेज। एनाफेज। एनाफेज में क्या होगा? एनाफेज की शुरुआत में अभी तक, अब मेटाफेज में क्या हुआ ये क्लियर है आपका कि क्रोमोसोम्स जो हैं वो एक मेटाफेजिक प्लेट पे अलाइनमेंट हो गए और इक्वेटर यानी एक सीध में व्यवस्थित हो गए और स्पिंडल फाइबर्स से अपोजिट पोल्स पे जुड़ गए। ठीक है, अब उसके बाद एनाफेज में क्या होता है? एनाफेज में इसकी स्टार्टिंग में जो मेटाफेजिक प्लेट पे, ये मेटाफेजिक प्लेट है, मेटाफेजिक प्लेट पे जो क्रोमोसोम्स अटैच्ड थे, ठीक है, तो ये एक, हम केवल एक क्रोमोसोम की बात कर लेते हैं। तो एक क्रोमोसोम में कितने हैं? यहाँ पे सेंट्रोमियर है और ये क्या है? क्रोमैटिड्स हैं। ये क्या है? सिस्टर क्रोमैटिड्स हैं, है ना, सिस्टर क्रोमैटिड्स हैं, मतलब कि दो क्रोमैटिड्स दिखाई पड़ रहे हैं आपको। तो ये दोनों क्रोमैटिड्स क्या होंगे? क्योंकि अपोजिट पोल एक दूसरे को क्या करता है? अलग करने की कोशिश करता है। तो ये दोनों क्रोमैटिड्स क्या होंगे? एक दूसरे से अलग होने लग जाएंगे। स्टार्टिंग में क्या होगा? जो क्रोमैटिड्स हैं वो अलग होने लग जाएंगे। हम केवल एक ही क्रोमोसोम में बात कर रहे हैं। सिस्टर क्रोमैटिड्स क्या होंगे? अलग होने लग जाएंगे, है ना। तो जब अलग होने लगते हैं तब इनको हम क्या कहते हैं? डॉटर क्रोमैटिड्स कहते हैं। ठीक है, इसको अगर समझने की आप कोशिश करें तो आपको समझ में आएगा कि एनाफेज की शुरुआत में, एनाफेज की शुरुआत में यानी कि स्टार्टिंग जब होती है तब क्या होता है? एनाफेज की शुरुआत में मेटाफेजिक प्लेट पर, मेटाफेजिक प्लेट पर व्यवस्थित क्रोमोसोम्स या अलाइन जो होते हैं वो क्रोमोसोम्स, व्यवस्थित क्रोमोसोम्स, आप सभी को पता है कि क्रोमोसोम्स जो है वो दो सिस्टर क्रोमैटिड्स से मिलकर के बनता है। तो क्रोमोसोम्स क्या होते हैं? एक साथ ही अलग होने लगते हैं, सारे के सारे एक साथ अलग होने लगते हैं। कौन अलग होने लगता है? क्रोमैटिड्स अलग होने लगते हैं। क्रोमैटिड्स अलग होने लगते हैं, ठीक है। और जब अलग होने लगते हैं तो जो क्रोमैटिड्स होते हैं वो क्या कहलाते हैं? वो क्रोमैटिड्स क्या कहलाते हैं? डॉटर क्रोमैटिड्स कहलाते हैं। डॉटर क्रोमैटिड्स कहलाते हैं। ठीक है, तो एनाफेज में क्या हुआ? मेटाफेजिक प्लेट पे जो क्रोमोसोम्स थे उनके क्रोमैटिड्स एक दूसरे से, मतलब एक ही क्रोमोसोम के जो क्रोमैटिड्स थे वो दोनों अपोजिट पोल्स की तरफ जाने लगे, है ना। तो इसमें क्या हो रहा है? अब एनाफेज में शुरुआत में क्रोमैटिड्स अलग होने लगेंगे, शुरुआत में क्रोमैटिड्स अलग होने लगेंगे। तो जो अलग होने लग रहे हैं वो उन क्रोमैटिड्स को क्या कहते हैं? डॉटर क्रोमैटिड्स कहते हैं। और डॉटर क्रोमैटिड्स सेल डिवीजन के बाद बनने वाले जो डॉटर न्यूक्लियाई होगा उनके क्रोमोसोम्स बनेंगे, है ना। वो जो डॉटर क्रोमैटिड्स हैं वो डॉटर न्यूक्लियाई जो होगा उसमें क्रोमोसोम्स बनेंगे, उससे फिर क्रोमोसोम्स बनेंगे। ठीक है, तो क्रोमैटिड्स क्या कहेंगे कि अपोजिट पोल्स की तरफ जाने लगते हैं। क्रोमैटिड्स क्या करते हैं? अपोजिट पोल्स की तरफ क्रोमैटिड्स अपोजिट पोल्स की तरफ या विपरीत ध्रुवों की तरफ जाने लगते हैं।
अपोजिट पोल्स की तरफ या विपरीत ध्रुवों की तरफ जाने लगते हैं, जाने लगते हैं। जब आप पढ़ रहे हैं तो आप इसको अपने माइंड में बिल्कुल एक पिक्चर की तरह समझने की कोशिश कीजिए कि किस तरह से क्रोमैटिड्स, अभी मैं डायग्राम के माध्यम से भी आपको बताऊंगी बना करके कि किस तरह से क्रोमैटिड्स जो है वो अपोजिट पोल्स की तरफ जाने लगते हैं। तो हर एक क्रोमोसोम जब इक्वेटोरियल प्लेट से दूर जाने लगते हैं तब हर एक क्रोमोसोम के जो सेंट्रोमियर हैं वो पोल्स की तरफ होते हैं, यानी कि सेंट्रोमियर पोल्स की तरफ होते हैं, मतलब इस तरह से सेंट्रोमियर पोल्स की तरफ होते हैं, मतलब कि जो सिस्टर क्रोमैटिड का जो ये था पोर्शन सिस्टर क्रोमैटिड का वो डाउनवर्ड्स होगा और जो सेंट्रोमियर है ये इसकी तरफ होगा, ये पोल्स की तरफ होगा। तो ये मान लीजिए ये पोल्स हैं तो क्रोमैटिड्स का सेंट्रोमियर ऊपर की साइड होगा। तो इस तरह से यही मैं बताने की कोशिश कर रही हूँ कि पोल्स की तरफ जो है वो सेंट्रोमियर्स होते हैं और क्रोमैटिड्स का जो दूसरा वाला पार्ट होता है वो डाउनवर्ड्स होता है। ठीक है, अब क्रोमोसोम के पोल्स की ओर जाने के लिए लीड कौन करता है? सेंट्रोमियर ही लीड करते हैं और क्रोमोसोम्स की आर्म जो है वो नीचे की तरफ आ जाती है, डाउनवर्ड्स होती है। अब एनाफेज को आप कैसे कैरेक्टराइज कर सकते हैं? आपको समझ में आ गया कि क्रोमैटिड्स जो है वो अपोजिट पोल्स की तरफ जाने लगते हैं। ये इसलिए एक एक पॉइंट बताया जा रहा है क्योंकि जब आप डायग्राम बनाएंगे, मान लीजिए ये आपने बनाया डायग्राम और इस डायग्राम में यहाँ पे आपका मान लीजिए पोल्स हैं, ये स्पिंडल फाइबर्स हैं। अब क्रोमैटिड्स का आप अलग होना दिखा रहे हैं, लेकिन अगर आपने सेंट्रोमियर बनाया और इस तरीके से क्रोमैटिड्स बनाए तो ये क्या हो जाएगा? रॉन्ग हो जाएगा डायग्राम। इसलिए बार बार समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि सेंट्रोमियर्स ऊपर की तरफ होते हैं, वही लीड करते हैं। क्रोमोसोम का जो आर्म होता है या जो दोनों हाथ दिखाई दे रहे हैं आपको, ये डाउनवर्ड्स होते हैं, है ना। तो ये आप समझेंगे और सही तरीके से करेंगे बच्चों, तभी नंबर मिलेंगे, है ना। तो एनाफेज को आप कैसे कैरेक्टराइज कर सकते हैं? फर्स्ट क्या होता है इसमें? फर्स्ट इसमें क्या होता है? सेंट्रोमियर स्प्लिट होते हैं। पहला क्या होता है? सेंट्रोमियर क्या होते हैं? और क्रोमैटिड जो है वो अलग होने लगते हैं। क्रोमैटिड्स क्या हैं? अलग होने लगते हैं। ये पहला स्टेप होगा। दूसरा क्या होता है? दूसरा इवेंट क्या होता है कि क्रोमैटिड्स जो हैं वो अपोजिट पोल की तरफ जाने लगते हैं। क्रोमैटिड्स विपरीत ध्रुवों की तरफ जाने लगते हैं। विपरीत ध्रुवों की ओर जाने लगते हैं। ठीक है, अब किस तरह से जाने लगते हैं इसका डायग्राम बना के समझ लेंगे कि किस तरह से ये अलग जाते हैं। तो उसको देखने के लिए आप बनाएंगे एक डायग्राम। एक सेल डिवीजन हम पढ़ रहे हैं जिसमें एनाफेज पढ़ रहे हैं, तो हम एक सेल बनाएंगे। हमने एक सेल बनाया। इसमें क्या हमने स्पिंडल फाइबर्स बनाने हैं आपको, पोल्स बनाने हैं आपको, और क्या बनाते हैं? क्रोमैटिड्स बनाने हैं, सेंट्रोमियर्स बनाने हैं। ठीक है, तो कैसे बनाएंगे इसको यहाँ पे हमने स्पिंडल फाइबर बनाया, मान लीजिए हमने यहाँ पे पोल्स बना दिए, यहाँ पे पोल्स बना दीजिए मान लीजिए, और उसके बाद हम इस तरह से स्पिंडल फाइबर्स बना देते हैं, है ना। अब इसमें क्या देख रहे, ये यहाँ पे भी ये वो स्पिंडल फाइबर्स हैं जो आपस में कनेक्टेड थे मेटाफेज में, जो आपस में कनेक्टेड थे मेटाफेज में।
ये देखिए यहाँ पे ये आपस में स्पिंडल फाइबर्स जो है ये कनेक्टेड थे, है ना। यही स्पिंडल फाइबर्स आपको जब एनाफेज की आप बात करते हैं तो एनाफेज में ये आपको अलग अलग दिखाई पड़ रहे हैं, और यहाँ पे हर एक स्पिंडल फाइबर इस तरह से सेंट्रोमियर और ऐसे, यानी स्पिंडल फाइबर की तरफ सेंट्रोमियर होगा और आपका क्रोमेटिड होगा, जिसको आप क्या कहते हैं, डॉटर क्रोमेटिड्स कहते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, डॉटर क्रोमेटिड्स कहते हैं। इसी तरह से सेंट्रोमियर यहाँ पे है, डॉटर क्रोमेटिड डाउनवर्ड्स, यानी पोल्स की तरफ क्या होगा, सेंट्रोमियर होगा, पोल्स की तरफ क्या होगा, सेंट्रोमियर होगा। तो ये डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है किसका, एनाफेज का। एनाफेज का ये डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है। क्या है ये, एनाफेज, है ना। मैंने आपको क्या बताया था कि जो माइटोटिक फेज है वो सबसे ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड फेज है, लेकिन 1 घंटे में ही ये कंप्लीट हो जाता है। तो एनाफेज में क्या दो ही चीजें होती हैं, सेंट्रोमियर जो है वो अलग हो जाता है और क्रोमेटिड्स जो है वो अलग होने लगते हैं, मतलब विपरीत दिशाओं की तरफ ये जाने लगते हैं। अब चौथा फेज जो है वो क्या होता है बच्चों, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टीलोफेज, PM, A और T। तो PMAT ये सीक्वेंस ध्यान रखेंगे, PMAT सीक्वेंस ध्यान रखेंगे, कभी भी नीचे का ऊपर, ऊपर का नीचे नहीं करेंगे, है ना। तो ये चीज ध्यान रखेंगे, पहले प्रोफेज होगा, फिर मेटाफेज होगा, फिर एनाफेज होगा, उसके बाद क्या होगा, टीलोफेज होगा। तो 4th फेज जो है माइटोटिक डिवीजन का वो क्या है, 4th फेज ऑफ माइटोसिस, 4th और लास्ट फेज है। 4th और कौन सा फेज है, लास्ट फेज है, वो क्या है आपका, टीलोफेज। टीलोफेज कौन सा फेज है, टीलोफेज। तो टीलोफेज में क्या है, देखो टीलोफेज जो कैरियोकाइनेसिस जिसकी शुरुआत हुई थी फर्स्ट स्टेज से भी पहले, प्रोफेज से पहले ही किसकी शुरुआत हुई थी, कैरियोकाइनेसिस की, यानी न्यूक्लियस के अलग होने की शुरुआत हुई थी। तो टीलोफेज में जाकर के जो कैरियोकाइनेसिस है उसका फाइनल स्टेज कंप्लीट होता है। कैरियोकाइनेसिस का फाइनल स्टेज टीलोफेज में जाके कंप्लीट होता है। कैरियोकाइनेसिस का लास्ट स्टेज है, या कहेंगे कि फाइनल स्टेज है। फाइनल स्टेज है। और क्या है, इसकी शुरुआत में क्या होगा, पोल्स पर आए जो क्रोमोसोम्स हैं वो डीकंडेंस हो जाएंगे, और डीकंडेंस होकर के अपनी जो इंडिविजुअलिटी है, उनकी जो ओरिजिनल शेप है वो खो देंगे, है ना। शुरुआत हुई बिखरे हुए क्रोमैटिन मटेरियल के साथ, उसके बाद कंडेंसेशन हुआ, फिर क्रोमोसोम्स के रूप में आए, और फिर फाइनली टीलोफेज में क्या होगा कि वो फिर से क्रोमोसोम्स की तरह नहीं दिखाई पड़ने लगेंगे, यानी कि फिर से क्या हो जाएंगे, उलझने लग जाएंगे, फिर से उलझ जाएंगे और अपनी जो वास्तविक शेप है वो क्या करेंगे, खो देंगे। क्या हो जाएंगे, डीकंडेंस हो जाएंगे, क्रोमोसोम्स का डीकंडेंसेशन हो जाएगा, डीकंडेंसेशन हो जाएगा ऑफ क्रोमोसोम। क्या हो जाएगा, डीकंडेंसेशन हो जाएगा क्रोमोसोम का। ठीक, अब जब डीकंडेंसेशन हो जाएगा तो मतलब क्रोमोसोम्स अपना शेप जो है वो खो देंगे। इसीलिए कहते हैं कि अगर एग्जैक्ट क्रोमोसोम का जो दिखाई पड़ता है माइक्रोस्कोप में, उसके लिए मेटाफेज, जब सेल डिवीजन में मेटाफेज वाला डिवीजन हो, उस समय पे अगर माइक्रोस्कोप से देखा जाए तभी जो है क्रोमोसोम्स क्लियर दिखाई पड़ते हैं, है ना। तो अब इस स्टेज में टीलोफेज में क्या होगा कि टीलोफेज में आपको इंडिविजुअल क्रोमोसोम नहीं दिखाई पड़ेंगे, है ना। क्यों, क्योंकि डीकंडेंसेशन होने लगता है उनका, वो क्रोमोसोम से वापस से
उलझे हुए धागों की संरचना में आ जाते हैं तो क्रोमोसोम्स जो है वो क्लियर उस समय भी दिखाई नहीं पड़ेंगे। लेकिन अब क्या होगा, जो क्रोमोसोम्स क्या है, क्रोमोसोम्स आ जाएंगे क्रोमैटिन मटेरियल के रूप में बदल जाएंगे। क्रोमैटिन मटेरियल के रूप में बदल जाएंगे और क्रोमैटिन मटेरियल के रूप में बदलने के बाद हर एक सेट जो है अलग अलग दोनों पोल्स पे कलेक्ट हो जाएगा। हर सेट दो सेट बना, अपोजिट पोल्स पे एक सेट ऊपर की तरफ बन रहा था, एक सेट नीचे की तरफ बन रहा था, तो दोनों सेट क्या हो जाएंगे, पोल्स के पास कलेक्ट हो जाएंगे, है ना। अब जब पोल्स के पास कलेक्ट हो जाएंगे तब जो टीलोफेज है उसमें किस तरीके की संरचना बननी शुरू होगी। टीलोफेज में क्या होगा कि अलग अलग न्यूक्लियस जो है वो डिवाइड हो चुका होगा। न्यूक्लियस के अंदर ही क्या मौजूद था, क्रोमैटिन मटेरियल था। क्रोमैटिन मटेरियल क्रोमोसोम्स के रूप में बदला। क्रोमोसोम्स में जाने के बाद दोनों सिस्टर क्रोमैटिड्स अलग हुए, सेंट्रोमियर्स भी अलग हो गए और अलग होने के बाद फिर से उलझे हुए धागों वाली संरचना बन गई, यानी कि एक क्रोमोसोम के जो सिस्टर क्रोमैटिड्स हैं वो दोनों अलग अलग हो गए और उसके बाद फिर से उलझ जाएंगे और उलझने के बाद वापस से वो क्रोमैटिन मटेरियल के रूप में आ गए और अलग अलग दोनों पोल्स पे क्या हो गए, इकट्ठे हो गए, है ना। तो अब इकट्ठे होने के बाद उसमें न्यूक्लियर एनवेलप बन जाएगा और हर दोनों पोल पे क्या बन जाएगी, डॉटर न्यूक्लियाई बन जाएगी। तो अगर समझ पा रहे हैं तो अच्छी बात है, नहीं समझ पा रहे हैं तो समझने की कोशिश कीजिए कि जैसी स्टेज में था वैसी ही स्टेज में वापस आना है ना। तो उसके लिए क्या होगा, कंडेंसेशन होने लग जाएगा क्रोमोसोम्स का दोनों पोल्स पे। क्रोमैटिन मटेरियल्स जो हैं, क्रोमैटिन मटेरियल दोनों पोल्स पर कलेक्ट हो जाएंगे। दोनों पोल्स पर दो सेट में कलेक्ट हो जाएंगे ना, एक ऊपर और एक नीचे। दोनों पोल्स दो सेट में इकट्ठे हो जाएंगे या कलेक्ट हो जाएंगे। और जब इकट्ठे हो जाएंगे तब क्या बनेगी, आपकी डॉटर न्यूक्लियाई बनेगी, है ना। क्या बनेगी, डॉटर न्यूक्लियाई बनेगी। तो अब क्या कह सकते हैं कि टीलोफेज का जो इवेंट्स हैं, टीलोफेज के इवेंट्स हैं वो क्या क्या हैं, मतलब उसमें क्या क्या होगा, इवेंट्स ऑफ टीलोफेज। बगल में डायग्राम के लिए जगह छोड़ेंगे। तो टीलोफेज में क्या क्या होगा, क्रोमोसोम्स जो है वो क्लस्टर्ड हो जाएंगे, है ना, अपोजिट पोल्स पे क्लस्टर्ड हो जाएंगे। क्रोमोसोम्स विपरीत ध्रुवों पर एकत्रित होंगे या क्लस्टर्ड हो जाएंगे, एकत्रित होंगे। ये पहला पॉइंट हुआ। दूसरा क्या होगा, दूसरा इसमें क्या होगा, क्रोमोसोम्स क्लस्टर्स के चारों ओर न्यूक्लियर एनवेलप भी बन जाएगा, है ना। इन जो क्रोमोसोम क्लस्टर है, जो क्रोमोसोम इकट्ठा हुआ है, क्रोमोसोम क्लस्टर के चारों ओर क्या बन जाएगा, न्यूक्लियर एनवेलप भी बन जाएगा, यानी कि केंद्रक कला भी बन जाएगी। क्या बन जाएगा, न्यूक्लियर एनवेलप, यानी न्यूक्लियस को कवर करने वाला एनवेलप, न्यूक्लियर एनवेलप भी बन जाएगा, तो दो चीजें हो गई, यानी कि जो न्यूक्लियस जो था वो दो भागों में बट गया। तो अब कहेंगे कि कैरियोकाइनेसिस कंप्लीट होगा। इस स्टेज में कैरियोकाइनेसिस जो है वो कंप्लीट होगा। अब इसमें क्योंकि मैंने आपको क्या बताया था कि आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, न्यूक्लियोलस और ये सब जो है वो दिखाई नहीं पड़ेगा। तो इस स्टेज में ही केंद्रिका का, यानी कि न्यूक्लियोलस, आपका ER एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, आपका गोल्गी कॉम्प्लेक्स,
इनका सबका क्या हो जाएगा, रीफॉर्मेशन हो जाएगा, रीफॉर्मेशन हो जाएगा। यानी कि ये एकदम कंप्लीट है, न्यूक्लियस डिफरेंट अलग अलग हो चुका है। अब सेल डिवीजन में बाकी क्या बचा, साइटोप्लाज्म का अलग होना बचा। यानी कि अब कौन सी प्रक्रिया होगी इसके बाद, जब कैरियोकाइनेसिस कंप्लीट हो गई तो अब कौन सी प्रक्रिया होनी बाकी है, कोशिका का अलग होना बाकी है, यानी सेल का डिवाइड होना बाकी है। तो अब इसको डायग्राम के माध्यम से समझेंगे कि टीलोफेज में क्या होता है। टीलोफेज में इस तरह से जो आपकी कोशिका थी, इस तरह से यहाँ पे ये अपोजिट पोल्स थे जो आपके स्पिंडल फाइबर्स थे, है ना, और यहाँ पे इस तरह से केंद्रक कला का भी निर्माण हो गया, न्यूक्लियर एनवेलप का भी निर्माण हो गया, और उसके अंदर छोटा सा न्यूक्लियोलस भी बन गया, और जो मटेरियल था वो उलझे हुए धागों की संरचना में इस तरह से अलग हो गया। ठीक है, तो डायग्राम के माध्यम से समझ पा रहे हैं कि क्या हुआ, न्यूक्लियोलस भी बन गया, और जो आपका क्रोमोसोम के रूप में दिखाई पड़ रहा था वो फिर से डिकंडेंसेशन हो गया, यानी कि क्रोमैटिन मटेरियल के रूप में बदल गया। तो अब ये स्टेज क्या कहलाएगी, ये स्टेज कहलाएगी टीलोफेज। अब इस टीलोफेज में क्या क्या चीजें आपको दिखाई पड़ रही हैं, आपको यहाँ पे न्यूक्लियर एनवेलप दिखाई पड़ रहा है, आपको इसमें और सारे जो स्ट्रक्चर्स हैं छोटे छोटे, गोल्गी कॉम्प्लेक्स, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, वो भी दिखाई पड़ने लग जाएंगे, और आपको क्रोमैटिन मटेरियल दिखाई पड़ने लगेगा, यानी क्रोमोसोम से वापस से वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, क्रोमैटिन मटेरियल में, क्रोमैटिन मटेरियल में। तो आप देख रहे हैं कि दोनों ध्रुवों के तरफ इकट्ठे हो गए, और न्यूक्लियस जो था वो दोनों भागों में, दो अलग अलग भागों में बट गया। तो ये दोनों क्या हैं, ये दोनों के दोनों क्या कहलाएंगे, डॉटर न्यूक्लियाई। ये दोनों के दोनों क्या कहलाएंगे बच्चों, ये दोनों के दोनों कहलाएंगे डॉटर न्यूक्लियाई। ठीक, तो इतना समझ में आया कि टीलोफेज में क्या हो रहा है। टीलोफेज में आपका जो कैरियोकाइनेसिस की स्टेज थी वो कंप्लीट हो गई है, यानी कि जो कैरियन का डिवीजन था वो कंप्लीट हो चुका है। तो अब बाकी क्या बचा, अब केवल साइटोप्लाज्म का जो है वो डिवीजन बाकी है, यानी कि कोशिका द्रव्य अगर विभाजित हो जाए, यहां से मान लीजिए एक यहां से अलग होना बाकी है, अगर यहां से अलग हो जाता है तो आपका सेल डिवीजन जो है वो कंप्लीट हो जाएगा, है ना, आपका सेल डिवीजन जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो नेक्स्ट स्टेज जो है वो कौन सी है बच्चों, नेक्स्ट स्टेज है साइटोकाइनेसिस। नेक्स्ट स्टेज क्या है, साइटोकाइनेसिस। साइटोकाइनेसिस में क्या होगा, माइटोसिस केवल डुप्लीकेट क्रोमोसोम्स का जो डॉटर न्यूक्लियाई में सेग्रीगेट होना ही नहीं है, बल्कि जो सेल है ना, वो खुद भी दो भागों में बट जाती है। समसूत्री विभाजन में क्रोमोसोम्स ही अलग अलग सेम नंबर्स के साथ अलग अलग दो डॉटर न्यूक्लियाई में नहीं बदलते, बल्कि सेल भी अपने आप को क्या कर लेती है, डिवाइड कर लेती है, यानी सेल्स का भी जो हो जाता है विभाजन हो जाता है। सेल भी साइटोप्लाज्म अपने आप को डिवाइड करके दो अलग अलग भागों में बांट लेता है। तो साइटोप्लाज्म के डिवीजन को हम क्या कहते हैं, साइटोकाइनेसिस जो है उसको हम कहेंगे डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म, डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म। डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म क्या कहलाएगा, साइटोकाइनेसिस कहलाएगा। अब इसमें क्या, इसमें दो डॉटर सेल्स का निर्माण हो जाएगा, है ना। तो एनिमल सेल्स में साइटोकाइनेसिस के दौरान क्या होती है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन में एक फरो सी बन जाती है ना, और फरो धीरे धीरे गहरी होने लगती है, यानी कि डीप हो जाती है, और सेंटर में आकर के
मुड़ जाती है, जिससे दो सेल जो है वो दो अलग अलग, साइटोप्लाज्म जो है वो दो अलग अलग भागों में बट जाता है। लेकिन प्लांट सेल्स में क्या होता है, इसमें सेल वॉल पाई जाती है ना, आप सबको पता है कि प्लांट सेल्स में सेल वॉल पाई जाती है। तो प्लांट सेल में जो वॉल फॉर्मेशन है वो सेल के सेंटर से शुरू होकर के बाहर की ओर ग्रो करता है। समझ में आ रहा है? यानी कि एनिमल सेल में जब बंटवारा हो रहा है तो कुछ इस तरह से होगा, नीचे से ऊपर की तरफ जाएगा। लेकिन जब हम बात करेंगे प्लांट सेल की, तो प्लांट सेल में जो डिवीजन होगा वो यहां से शुरू होगा और ऐसे, यानी कि सेंटर से शुरू होकर के तब बटना शुरू होगा। और एनिमल सेल में क्या होगा, बाहर से ग्रूव बन के आएगा और अंदर तक जाएगा, है ना। कोई बहुत बड़ा फर्क नहीं है, लेकिन अगर देखते हैं तो काफी बड़ा फर्क है ना। तो ये एक प्लांट सेल और एनिमल सेल का कह सकते हैं कि हायर स्टेज का आप डिफरेंस समझ सकते हैं कि जब सेल डिवीजन के दौरान सेंटर से स्टार्ट होके बाहर की तरफ अगर आए तो वो कौन सी होती है, प्लांट सेल होती है। और अगर बाहर की तरफ से होकर के सेंटर की तरफ उसका बंटवारा हो तो वो कैसी होगी, आपकी एनिमल सेल होगी। तो नई सेल वॉल का फॉर्मेशन जो है वो एक सिंपल प्रोसेस होता है, उसको सेल प्लेट कहते हैं, है ना। सेल प्लेट के बाद मिडिल लैमेला बनती है और मिडिल लैमेला में फिर दो एडजेसेंट सेल्स पाई जाती हैं। तो अब इस तरह से इसको अगर हम डायग्राम के माध्यम से समझने की कोशिश करें तो कैसे होगा, डायग्राम के माध्यम से जो सेल थी वो दो अलग अलग भागों में बट चुकी, दो अलग अलग भागों में बट चुकी। यहाँ पे अपोजिट पोल था, यानी कि साइटोप्लाज्म का भी डिवीजन हो चुका है और आपका न्यूक्लियस का भी डिवीजन हो चुका है। यानी कि जो भी चीजें थी वो दो अलग अलग भागों में बट गई। अब ये प्रोसेस कैसे होगी, ऐसे ऐसे थी, अंदर वाला मटेरियल हम समझ लेंगे, इसके बीच में ये है। इसके बाद फिर ये ग्रूव और क्या होगा, ये ग्रूव यहाँ पे धीरे धीरे क्या होगा, कम होने लगेगा। फिर से ये ग्रूव थोड़ा और गहरा हो जाएगा इस तरह से। इसके बाद फिर तीसरा क्या होगा, फिर ये ग्रूव और थोड़ा सा गहरा होगा। इस तरह से हुआ और इसके बाद धीरे से होते होते फाइनली ये ऐसे अलग हो जाएंगे। और उसके बाद फाइनली क्या है, फिर ये इस तरह से दो भागों में बट जाएंगे। तो ये क्या हो गई, ये दोनों डॉटर सेल्स हो गई। ये जो दोनों है वो क्या है, डॉटर सेल्स। मतलब शुरुआत किससे हुई थी, कैरियोकाइनेसिस से हुई थी और अंत किससे होगा, साइटोकाइनेसिस से, है ना। तो ये साइटोकाइनेसिस की प्रोसेस है। शुरुआत में कैरियो, तो आप ये कह सकते हैं कि जो आपका प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टीलोफेज, ये चारों के चारों कैरियोकाइनेसिस की शुरुआत से लेके अंत करने में निकल जाते हैं। और लास्ट में जो साइटोकाइनेसिस की प्रोसेस होती है उसके बाद सेल जो है वो अपने आप को करेक्ट दो भाग में विभाजित कर लेता है और अलग अलग आपको दिखाई पड़ने लगता है ना। तो इसमें अच्छा, कुछ ऑर्गेनिजम्स में कैरियोकाइनेसिस के बाद साइटोकाइनेसिस नहीं होती है। अगर नहीं होती है तो क्या होता है, इसके फलस्वरूप मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन बन जाती है, या आपका मल्टी न्यूक्लिएटेड सेल को हम क्या कहते हैं, सिनकाइट्रियम या लिक्विड एंडोस्पर्म इन कोकोनट। ये इंपॉर्टेंट है, ये आपका एग्जाम में आ सकता है ना, ये आपका एग्जाम में आ सकता है। हम लिख लेंगे कि क्या क्या चेंज होता है एनिमल सेल में। एनिमल सेल में क्या बनता है, एनिमल सेल में प्लाज्मा मेम्ब्रेन में एक फरो बन जाती है, मेम्ब्रेन में क्या बन जाती है, फरो, यानी एक निशान सा बन जाता है, एक नॉच सा बन जाता है।
और वो नॉच बनने के बाद क्या होता है, धीरे धीरे ये फरो कैसी होती है, गहरी होती जाती है धीरे धीरे ये फरो, और गहरी होने के साथ साथ क्या होती है, सेंटर में आकर के मुड़ जाती है, सेंटर में मुड़ जाती है, किसमें, एनिमल सेल में, ठीक है। और सेल जो है वो साइटोप्लाज्म उसका दो अलग अलग भागों में बंट जाता है। लेकिन यहीं पे प्लांट सेल में क्या होता है, प्लांट सेल में क्या होता है, प्लांट सेल में जो वॉल फॉर्मेशन है, प्लांट सेल में जो वॉल फॉर्मेशन है, यानी कि जो दीवार अलग हो कर रही है साइटोप्लाज्म को, तो वो वॉल फॉर्मेशन कहाँ से शुरू होती है, वो वॉल फॉर्मेशन आपकी शुरू होती है सेंटर से या केंद्र से शुरू होती है, ठीक है, केंद्र से शुरू होती है, ठीक है। इसके बाद आपका जो नया सेल वॉल है ना, जब ग्रो करने लगती है, सेंटर से शुरू होकर के बाहर की तरफ ग्रो करने लगती है और लेटरल वॉल से जुड़ जाती है, तो नई सेल वॉल का जो फॉर्मेशन है वो एक प्रीकर्सर से शुरू होता है और उसको क्या कहते हैं, उसको सेल प्लेट कहते हैं। नई सेल वॉल का जो फॉर्मेशन है, नई सेल वॉल का निर्माण इससे होता है, सेल प्लेट से शुरू होता है, सेल प्लेट से शुरू होता है, शुरू होता है, ठीक है। अब सेल प्लेट के बाद, सेल प्लेट बाद में किस में कन्वर्ट हो जाती है, सेल प्लेट ही बाद में जो है मिडिल लैमेला में कन्वर्ट हो जाती है, सेल प्लेट बाद में मिडिल लैमेला में कन्वर्ट हो जाती है, मिडिल लैमेला में कन्वर्ट हो जाती है। और मिडिल लैमेला दो एडजेसेंट सेल्स के बीच में पाई जाती है ना, तो साइटोप्लाज्मिक डिवीजन के समय पे जो ऑर्गेनेल्स हैं, माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड्स, ये सारे डॉटर सेल्स में क्या हो जाते हैं, बट जाते हैं ना, डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं, अलग अलग हो जाते हैं। अब एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, इसको हम इम्पॉर्टेंट करके लिखेंगे ये समझने के लिए कि कुछ ऑर्गेनिजम्स में, कुछ ऑर्गेनिजम्स में कैरियोकाइनेसिस के बाद, कैरियोकाइनेसिस यानी कि न्यूक्लियर डिवीजन के बाद, कैरियोकाइनेसिस के बाद साइटोकाइनेसिस नहीं होती है। क्या नहीं होती है, साइटोकाइनेसिस। ये एक मतलब स्पेसिफिक अलग से एक केस है जिसमें मैं बता रही हूँ आपको कि कुछ ऑर्गेनिजम्स में कैरियोकाइनेसिस के बाद साइटोकाइनेसिस नहीं होती है। तो नहीं होती है, इसके फलस्वरूप क्या होता है, कैरियोकाइनेसिस हो गई पर साइटोकाइनेसिस नहीं हुई, तो इसके बाद क्या होता है, एक मल्टी न्यूक्लिएट कंडीशन बन जाती है ना। क्या बन जाती है, मल्टी न्यूक्लिएट कंडीशन। मल्टी न्यूक्लिएट कंडीशन बनती है और इस मल्टी न्यूक्लिएटेड सेल को हम क्या कहते हैं, इस मल्टी न्यूक्लिएटेड सेल को हम कहते हैं सिनकाइट्रियम। सिनकाइट्रियम क्या कहते हैं, सिनकाइट्रियम। सिनकाइट्रियम कहते हैं। और इसका एग्जाम्पल जब कैरियोकाइनेसिस के बाद साइटोकाइनेसिस नहीं हुई और मल्टी न्यूक्लिएट कंडीशन आई, इस कंडीशन को हम कहते हैं सिनकाइट्रियम। और इसका एग्जाम्पल जो है, इसका एग्जाम्पल है आपका नारियल। आप सभी ने देखा होगा, तो नारियल में ही इसका एग्जाम्पल छुपा हुआ है। इसका एग्जाम्पल है लिक्विड एंडोस्पर्म इन कोकोनट। लिक्विड
एंडोस्पर्म इन कोकोनट, लिक्विड एंडोस्पर्म इन कोकोनट। तो आज आपका बच्चों माइटोसिस डिवीजन और इंटरफेज और माइटोसिस डिवीजन आपका कंप्लीट हो चुका है। कैरियोकाइनेसिस से शुरुआत होकर साइटोकाइनेसिस पे आपका माइटोसिस डिवीजन कंप्लीट होता है। एक आपका स्पेसिफिक आया था कंडीशन जिसमें सिनकाइट्रियम बनता है, वो भी मैंने आपको बता दिया। उसका एग्जाम्पल है आपका लिक्विड एंडोस्पर्म इन कोकोनट। अब हमको सिग्निफिकेंस ऑफ माइटोसिस पढ़ना है और अगले सेशंस में हम मियोसिस के बारे में पढ़ेंगे। बच्चों समसूत्री विभाजन के बारे में बहुत अच्छी तरह से बता दिया गया है कि कैरियोकाइनेसिस से शुरुआत होकर साइटोकाइनेसिस पे क्या होती है, समसूत्री विभाजन का अंत हो जाता है और सेल जो है वो 2 डॉटर सेल्स में कन्वर्ट हो जाती है, यानी कि 2 अलग अलग सेल्स बन जाती हैं, उनका विभाजन पूरा हो जाता है। सिग्निफिकेंस ऑफ माइटोसिस हम अगले सेशन में पढ़ेंगे और उसके बाद हम पढ़ेंगे अर्धसूत्री विभाजन यानी कि मियोसिस के बारे में। आज की क्लास में इतना ही। दैट्स ऑल फॉर टुडे। हैव अ नाइस डे। टेक केयर।